हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने कुछ आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पोएम 1 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने पोएम 1 को कंप्लीट रीड कर लिया था और उसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी समझा था। और इसके साथ ही साथ हमने अपनी बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 26 पे जो एक्सरसाइज दी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप अपनी बुक का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कीजिए और उसमें जो भी एक्सरसाइज दी हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हम ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और इनके आंसर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना समझा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड में इसमें पूछा गया है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन सी इज फेयरलेस लेट्स प्रेज हर। इसमें हमसे पूछा गया है कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है और इनका मतलब समझाइए। तो हमने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर राइटिंग भी हमने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे जो ये एक्सरसाइज दी है 5th क्वेश्चन में, इसको कंप्लीट करेंगे और इसको मैच करने के लिए कहा गया है, इसको 1 बाय 1 मैच करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले पॉइंट में क्या कहा गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, द पोएट यूजेस सिंबलिज्म। पोएट ने क्या किया है, सिंबल का यूज किया है किसी भी बात को बताने के लिए। और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट, इनको मैच करना है राइट में दिए हुए कॉलम से। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। हमें दोनों को मैच करना है। तो हिमवंत का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, जैसा कि हमने अपनी पोएम को रीड करते समय पढ़ा था। हिमवंत जो वर्ड है वो हिमालय को रेफर करता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ताकतवर। तो ऐसा क्या वर्ड इसमें दिया है कॉलम 2 में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, तो इसको यहाँ पे इससे मैच कर देंगे। तो हिमवंत किससे मैच हो जाएगा, स्ट्रेंथ और परमानेंस से। यहाँ पे लिख देंगे हिमवंत का जो मैचिंग होगा वो 5 नंबर से होगा कॉलम 2 में। अगला जो वर्ड है गंगा, गंगा किसको दिखा रहा था, गंगा के लिए वर्ड आया था प्योरिटी एंड ग्रेस। ठीक है, और वो कैसी है, जेनरस है। ये सभी वर्ड गंगा के लिए आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 में दिया है, 3 पॉइंट पे प्योरिटी एंड जेनरसिटी यानी उदारता और शुद्धता, दोनों वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका मैचिंग इससे हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया है, उपनिषद। उपनिषद क्या शो करते थे, उपनिषद शो करते थे स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी। तो इसकी मैचिंग हो जाएगी पॉइंट नंबर 2 से। ठीक है, उसके अलावा गैलेंट वॉरियर और जो सेजेस थे, जो हमारे यानी कि वीर योद्धा और ऋषि मुनि, वो किसको दर्शाते थे, वो किस चीज को दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं ये वीर योद्धा, और ये दर्शाते हैं करेज और विजडम को, यानी कि साहस को और बुद्धिमत्ता को शो करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर पॉइंट के साथ में, इसको मैच कर देंगे। उसके बाद 5th नंबर पे जो है ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्म, ये किसको शो करता है, ये पॉइंट नंबर 1 से मैच कर लेंगे। नॉलेज एंड इनलाइटमेंट, यानी कि जो हमें आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान और जो नॉलेज है, बुद्धिमत्ता है, ये सभी चीजें कौन हमें बताता था, ये हमें बताता था बुद्ध का जो उपनिषद था, बुद्ध के जो उपदेश थे, वो प्रीच जो किया था उन्होंने, उसको क्या बोला गया था, धम्म। तो उसके साथ में ये मैचिंग हो जाएगी, यानी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में 6 पॉइंट है सन्नी गोल्डन लैंड। तो ये किस चीज को दर्शाता था, ये दर्शाता था हरे भरे खेतों के लिए और फसलों के लिए। जो भारत की लैंड है वो किससे भरी हुई है, खेतों से, और वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल है। ये सब चीजें किसके लिए आई थी, सन्नी गोल्डन लैंड। तो इसका मैचिंग किसके साथ हो जाएगा, रिचनेस एंड ग्लोरी। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ में 4th पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल हमारी मैच हो जाएगी। तो हिमवंत के आगे पॉइंट नंबर 5 जो है वो मैच हो जाएगा, गंगा। पॉइंट नंबर 3 पे प्योरिटी एंड जेनरसिटी दिया है, इससे मैच हो जाएगा। उसके अलावा जो उपनिषद है, उपनिषद पॉइंट नंबर 2 से,
विशुद्ध क्या शो करते हैं, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, गैलेंट वॉरियर एंड सेज, ये क्या दर्शाते हैं, इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पे क्या है, करेज एंड विजडम। वॉरियर्स के पास में क्या होता है, बहादुर योद्धाओं के पास में क्या होता है, साहस, और ऋषि मुनियों यानी सेजेस के पास में क्या होता है, विजडम। तो इस पॉइंट के साथ में हम 6 पॉइंट भी मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से इस टेबल को मैच कर लिया हमने, और हमने 1 बाय 1 सभी पॉइंट को डिस्कस भी कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 में क्वेश्चन दिया है और हमसे कहा गया है कि इसका आंसर बताना है हमें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द पोएट यूजेस इमेजिनरी, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज किया है पोएट ने टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर दैट अपील्स टू द सेंस। गिव एनी 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। इसमें हमें यह कहा गया है कि पोएट ने इमेजिनरी लैंग्वेज का यूज किया ताकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में उस चीज का चित्र बन सके और उसकी कल्पना हम कर सकें और अपने देश के लिए एक गौरव का एहसास कर सकें। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है गिव एनी 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, और कहाँ से देने, पोएम से देने, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कहीं से भी लिख देना एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम कौन से 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, इससे हमें अपने दिमाग में अपने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए कोई भी 2 इमेज होनी चाहिए जो हमारे दिमाग में आती हो, जो हमारी पोएम में भी दी हो। तो ऐसी कौन सी 2 लाइन थी, एक तो माइटी हिमालय, एक तो ये लिख सकते हैं द ग्रेट माइटी हिमालय इज आवर्स, ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं हम जेनरस गंगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे, माइटी हिमालय और जेनरस गंगा, दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेंस ऑफ हाइफन। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इम्पैक्ट किस, जो हाइफन का इम्पैक्ट है, हाइफन का सिंबल हमारी पोएम में आया है कई बार, इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू। अब हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कि हाइफन का पोएम में यूज क्यों किया गया है स्टेंजा में, और फर्स्ट स्टेंजा में, और इसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन दिए हैं। हमें सही ऑप्शन बताने हैं, कौन से ऑप्शन इनमें से सही है, कौन से गलत है। तो हाइफन का सिंबल आपने देखा ही है, ठीक है, तो ऐसा हाइफन का सिंबल होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेंजा में कौन कौन सी लाइन में आया है, जैसा कि हमारी बुक में दिया है। आप ये बुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 24 पे पहली लाइन में दिया है द माइटी हिमवंत इज आवर्स, उसके बाद में हाइफन और देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, एक तो ये हाइफन यहाँ पे आया। उसके बाद में थर्ड लाइन में भी है द जेनरस गंगा इज आवर्स विच अदर रिवर कैन मच हर ग्रेस। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इसका यूज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या बताया गया है, क्रिएट्स deliberate pause to reinforce the sense of admiration and pride। तो क्या ये ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन में क्या कहा गया है, टू क्रिएट deliberate pause to reinforce the sense of admiration and pride। क्या ये हमें इस बात का संदेश देता है ताकि जो रीडर्स हैं, इस पोएम को पढ़ने वाले जो हैं, वो थोड़ा सा विराम ले सकें और रुककर ये सोच सकें कि क्या सोच सकें, एक भाव ला सकें अपने मन में, किस बारे में, एडमिरेशन एंड प्राइड, एक गौरव का भाव ला सकें और एक सम्मान का भाव अपने मन में बना सकें। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो यस, दिस इज द राइट आंसर, और ये ऑप्शन हमारे हाइफन के यूज से मैच होता है, इसलिए ये पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 2 में हाइफन क्या करता है, एम्फेसाइजेस द कंट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस पॉइंट में हमसे क्या क्या कहा गया है कि ये जोर देता है इंडिया के वीकनेस पे एंड स्ट्रेंथ पे। ऐसी कुछ क्या बातें बताई गई हैं पॉइंट में कि ये हाइफन उनको जोर देने के लिए है जो जो पॉइंट इंडिया की वीकनेस को एंड स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस पोएम में कहीं भी इंडिया की वीकनेस की बात नहीं की गई है, बल्कि क्या बात की गई, केवल यहाँ पे उसकी ग्रेटनेस की, उसकी अचीवमेंट की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट क्या है, गलत हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। हमें क्या बताना है, ट्रू ट्रू पॉइंट बताने हैं। आप चाहे यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं और ऐसे फॉल्स भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और चाहे आप राइट और रॉन्ग का सिंबल भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, हाइफन का यूज किस लिए हुआ है, लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी। ऐसी क्वालिटी, लिरिकल क्वालिटी। लिरिकल क्वालिटी मीन्स क्या होता है, संगीत में धुन, ठीक है। गिविंग इट ए मीजर्ड चैंट लाइक रिदम। क्या इसका उपयोग इसलिए हुआ है ताकि रीडर्स या पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इसको एक संगीत में, कविता के रूप में पढ़ सकें। तो यस, दिस इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। इसीलिए हाइफन का यूज हुआ है ताकि एक पाउज लेकर, एक थोड़ा सा विराम लेकर इसको एक कविता के रूप में, एक लय के रूप में पढ़ा जा सके। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 3 क्या है, राइट है, ट्रू है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए थे उनका आंसर यहाँ पे है। आगे फोर्थ पॉइंट में हमको क्या कहा गया है, सजेस्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यस, तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है सजेस्ट दैट हेजिटेशन और क्या सजेस्ट किया गया है, इस हाइफन के द्वारा क्या सजेस्ट किया गया है, पोएट ने क्या सजेस्ट करने की कोशिश की है, हेजिटेशन एंड और अनसर्टेनिटी इन द पोएट्स क्लेम अबाउट इंडिया। क्या इस हाइफन से हमें इंडिया की अनिश्चितता का या संकोच का, इस चीज का पता चलता है, इसलिए पोएट ने यहाँ पे हाइफन का यूज किया है पूरी पोएम में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। तो अब लास्ट में देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। इसमें क्या कहा गया है, प्रेजेंट्स ए की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। मतलब इसमें कहा गया है, इस पॉइंट में क्या कहने की कोशिश की गई है, पहले वो समझना जरूरी है। इसमें पॉइंट में ये बताया गया है, क्या हाइफन के पहले इंडिया की ग्रेटनेस या उसके किसी वस्तु का, किसी चीज का नाम दिया गया है और उसके बाद में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। ऐसा ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइफन के पहले एक चीज का नाम दिया गया है, जैसे माइटी हिमालय, उसके बाद में हाइफन लगा के उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और थर्ड लाइन में हमें गंगा के बारे में बताया गया, जनरस गंगा, उसके बाद में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हिमालय और गंगा दोनों इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो हाइफन के पहले और हाइफन के बाद में क्या चीजें बताई गई हैं इस चीज को दर्शाते हैं। तो ये आंसर यानी फिफ्थ वाला ऑप्शन भी सही है, ट्रू है, राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ डिफिनीशंस दी हैं, जैसे हाइपरबोल ये क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल का मतलब होता है जब हम किसी ऐसी बात का यूज करते हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोल, ठीक है, इंग्लिश में। और ये क्या होता है, अलंकार, एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हिंदी में होता है अतिशयोक्ति अलंकार, उसी प्रकार से इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हाइपरबोल। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन दी है, उसको आइए जरा देख लेते हैं। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एग्जैगरेशन। ऐसा एग्जैगरेशन, एक्सट्रीम एग्जैगरेशन, हाँ, मतलब इसका क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज की व्याख्या करना, इसलिए टू हाईलाइट ए पॉइंट और क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट, ताकि किसी पॉइंट को हाईलाइट किया जा सके या किसी वस्तु को, किसी चीज को ड्रामेटिक बनाया जा सके, प्रासंगिक बनाया जा सके। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट इट इज यूज्ड टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव और इंटेंस। और ये किसी चीज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, गहरा बनाने के लिए
इंटेंस लुक देने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, हाइपरबोल का। तो इस प्रकार से हमने इसकी डिफिनीशन को देख लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई लगेज वेज ए टन, डज द लगेज एक्चुअली वे ए टन। अब इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि मेरा जो सामान है, लगेज है, वो कितना है, बहुत भारी है, टन, बहुत टन का है। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लगेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इतना बड़ा बैग हो सकता है। 1 टन का हो, 1 ट्रक का हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? हाइपरबोल। और ये क्या है? उसका एग्जाम्पल है, माई लगेज वेज ए टन। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज ए माइल वाइड। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि वो इतना हैप्पी थी, ठीक है, किसी गर्ल के बारे में या किसी महिला के बारे में इस एग्जाम्पल में बताया गया कि वो इतना हैप्पी थी, इतना प्रसन्न थी, इतना खुश थी कि उसकी स्माइल जो थी वो 1 माइल लंबी चौड़ी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर उसकी स्माइल के बारे में बताया गया है। तो क्या किसी की स्माइल 1 माइल वाइड हो सकती है? तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हाइपरबोल है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें बताया गया है यस, यहाँ पे अगले पॉइंट में हमें बताया गया है कि ये पोएम एक ओडे है। ओडे मीन्स क्या होता है? एक स्तुति गीत। इसका मीनिंग क्या होता है? स्तुति गीत या ऐसा गीत जिसमें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी विचार की प्रशंसा की गई हो। तो ओडे मीन्स स्तुति गीत या प्रशंसा गीत। और यहाँ पे इसकी डिफिनीशन दी हुई है। आइए इसकी डिफिनीशन को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। An ode is a lyrical poem that expresses deep admiration, praise और reverence for a person। किसके लिए इसमें एडमायरेशन एंड प्रेज किसके लिए होता है? ऑडी में, स्तुति गीत में किसके किसके लिए होता है? पर्सन के लिए हो सकता है, प्रेज के लिए हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, या किसी आइडिया के लिए या किसी विचार के लिए हो सकता है। यानी कि स्तुति गीत या प्रशंसा गीत किसके लिए हो सकता है, वो यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है। किसके लिए हो सकता है? पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी विचार के लिए, आइडिया के लिए। ठीक है, ये लाइन समझ ली। अगली लाइन समझते हैं। इट इज ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल। और ये कैसे लिखा जाता है? हमेशा एलिवेटेड और फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। कॉमा लगा के आगे लिखा हुआ है, सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद इंथुजियाज्म एंड इमोशन। और जो इसमें चीज़ें बताई जाती हैं उनको बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ में, उत्साह के साथ में और इमोशंस के साथ में, फीलिंग के साथ में लिखा जाता है और शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं। एन ओडेज लैंग्वेज इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ इट्स सब्जेक्ट। और इस ओडे में, स्तुति गीत में, प्रशंसा गीत में जो कोई बातें लिखी जाती हैं वो कैसी होती हैं? एक्सप्रेसिव होती हैं और उनको हाईलाइट किया जाता है बताने के लिए। क्या चीज़ बताने के लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। जैसे हमारी पोएम में माइटी, हिमालय या हिमवंत वर्ड आया। उसके अलावा और किसकी किसकी प्रशंसा की गई? जेनरस गंगा वर्ड आया, गंगा के लिए। उपनिषद के लिए सैक्रेड वर्ड आया। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग पॉइंट्स अपनी पोएम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि ओडे या स्तुति गीत या प्रशंसा गीत क्या होता है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि नाउ आइडेंटिफाई एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स बीइंग ए ओडे। अब हमें बताना है कि वही 2 एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे जाएं। तो हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया, आप हिमालय वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, माइटी हिमालय। उसके अलावा जेनरस गंगा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और हमारी धरती के लिए, लैंड के लिए सन्नी गोल्डन लैंड वर्ड आया था, वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए।
अगला है पॉइंट नंबर 10, द पोएट यूजेस एल्यूशन इन द पोएम। तो अल्यूजन मीन्स क्या होता है, आइए इसकी डिफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एल्यूजन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर राइटर मेक्स ए इनडायरेक्ट रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, literary work or cultural element without explicitly mentioning it। अब यहाँ पे हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि एल्यूशन एक ऐसा पोएट्रिक डिवाइसेस है जिसमें पोएट या कोई भी राइटर क्या करता है, रेफरेंस देता है। किसका किसका, देखिए यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है। किस किस चीज का रेफरेंस दे सकता है पोएट या राइटर, वेल नोन पर्सन का, एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का जिसको सभी लोग जानते हो, फेमस हो जो कि, और या तो वेल नोन प्लेस का, इवेंट का, या किसी लिटररी वर्क का, या कल्चरल एलिमेंट है जो, और वो कैसे, विदाउट एक्सप्लिसिटी मेंशनिंग इट, उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया जाएगा, बल्कि केवल एक संक्षिप्त में एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका उपयोग यहाँ पे लिटरली डिवाइस की तरह किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि वो तो राजा हरिश्चंद्र है, ये एक लाइन अगर बोले किसी व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वह तो राजा हरिश्चंद्र की तरह है। तो हमने राजा हरिश्चंद्र इसलिए वर्ड बोला क्योंकि वो सत्यवादी थे। तो यहाँ से इस वर्ड से हमें पूरा आइडिया हो जाता है, पूरी बात का पता चल जाता है। या हम कहें कि उसका क्रोध तो परशुराम जैसा है, तो परशुराम वर्ड क्या है, एक एल्यूजन है, एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे इसकी तरह काम करेगा, और हमें पूरे जो सीन है उसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे सीन में क्या चल रहा है, या किस बात का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, किस बात का यहाँ पे विचार रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि एल्यूजन क्या होता है। आगे देखते हैं, द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रीवियर नॉलेज। अब इसमें क्या, इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो रीडर से अपेक्षा की जाती है कि वो दी गई बात का, दिए गए एग्जाम्पल का अपने पहले से आधारित अपने ज्ञान के आधार पर उसका सही सही अनुमान लगाए या उसका रेफरेंस समझने की कोशिश करे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बताया गया कहाँ कहाँ से ये एल्यूजन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लिटरेचर से हो सकता है, माइथोलॉजी से हो सकता है, या रिलीजन से, धर्म से हो सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरी से हो सकता है, और पॉपुलर कल्चर यानी संस्कृति से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा कि एल्यूजन क्या होता है। इसके अलावा हमने ऑडियो भी समझा, और इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल। और इसके अलावा हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग एल्यूजन फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3, और हमें ये डायरेक्शन दी गई है, निर्देश दिया गया है कि हमें अपनी पोएम से इसके अकॉर्डिंग एल्यूजन को मैच करना है या लिखना है कि कौन कौन से वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दिया है आपके पेज नंबर 28 पे। तो पेज नंबर 28 ओपन करके आप इसको रीड कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, एन एल्यूजन टू the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि अब यहाँ पे जो पोएम में वर्ड आया है, इसको रेफरेंस करने के लिए वो क्या वर्ड आया है वो हमें खोज के सर्च करके बताना है। तो इसके लिए क्या वर्ड आया था, जो हमारे फिलोसफिकल नॉलेज को और विजडम को, इनलाइटमेंट को रेफर करे, तो उसके लिए क्या वर्ड आया था, सैक्रेड उपनिषद। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे, सैक्रेड उपनिषद। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, एन एल्यूजन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रुथ। इसके लिए क्या वर्ड आया था, ब्रह्म नॉलेज। इसके लिए क्या वर्ड आया था, ब्रह्म नॉलेज। तो इस प्रकार से ये एल्यूजन वर्ड आया था इसको रेफर करने के लिए। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या कहा गया है
क्या पूछा गया इसमें? एन एलूजन टू गौतम बुद्ध टीचिंग विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? कंपेसेशन, नॉन वायलेंस, अहिंसा को, एंड द enlightenment. This highlights India's role in shaping major religious and philosophical traditions. तो इसके लिए क्या वर्ड आया था? बुद्धा प्रीज्ड धम्मा। इसके लिए वर्ड आया था हमारी पोएम में बुद्धा प्रीज्ड धम्मा। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो पोएम में वर्ड आए हैं एल्यूशन लिटरली डिवाइस को शो करने के लिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने ये सभी पॉइंट भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके अलावा आगे जो हमारी बुक में दिया है क्रिटिकल रीडिंग, और यहाँ पे एक स्टेंजा देके उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो इसको हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही 1 बाय 1 स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस पोएम में जो भी 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी सेंट्रल आइडिया है, वर्ड मीनिंग है, उन सबको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पोएम को रीड किया था और उसके मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था, तो प्लीज आप सबसे पहले वो वीडियो भी देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ आपको एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें